नमस्कार विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जांगड़, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली। विद्यार्थियों, आज हम लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार के अंतर्गत मुख्य कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे कि मुख्य कार्यपालिका क्या है, उसके प्रकार और उनके क्या कार्य होते हैं। विद्यार्थियों, प्राचीन समय से ही सभी देशों में प्रदेशों में जो है शासन व्यवस्था अलग अलग तरह की विद्यमान रही है। आदिकाल में कबीलों का सरदार और राजा ही जो समस्त शासकीय शक्तियों का केंद्र बिंदु होता था, लेकिन आज जो है राज्य की अवधारणा इतनी लोकप्रिय हो गई है कि वो जन कल्याणकारी कार्य करते हैं। कानूनों की जन स्वीकृति के पश्चात शासन की शक्तियों का पृथक्करण शुरू हुआ और वर्तमान में अधिकांश सरकारें लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी प्रकृति की पाई जाती हैं। सरकार या शासन के तीन अंग होते हैं: विधायिका या व्यवस्थापिका, जिसे अंग्रेजी में लेजिस्लेचर कहते हैं। विधायिका वह होती है जो कानूनों का निर्माण करती है। नंबर 2, कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी, और कार्यपालिका वो होती है जो कानूनों का क्रियान्वयन करती है। कौन से कानूनों का? जिनका निर्माण विधायिका ने किया है। और नंबर 3, न्यायपालिका अर्थात ज्यूडिशियरी। ज्यूडिशियरी का काम होता है कानूनों की व्याख्या करना। लोक प्रशासन का जो मुख्य संबंध है वो शासन के कार्यपालिका अंग से है, जो जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से युक्त संस्था यानी कि विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों, नीतियों तथा कार्यक्रमों को यथार्थ रूप में लागू करती है। यद्यपि शक्ति संतुलन के सिद्धांत तथा शासन के कुशल संचालन के लिए तीनों अंगों को पर्याप्त और समान शक्तियां प्रदान की जाती हैं, किंतु आधुनिक परिवेश में व्यवस्थापिका की शक्ति का ह्रास हुआ है और कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि हुई है। इसलिए कार्यपालिका का जो प्रभुत्व है वो अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। जैसा कि गिलक्राइस्ट कहते हैं कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करता है। अर्थात यह वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासनिक तंत्र घूमता है। इसी प्रकार गार्डनर का कथन है कि व्यापक तथा सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका में वे सभी कर्मचारी तथा संस्थाएं आ जाती हैं जिनका संबंध राज्य की इच्छा को क्रियान्वित करने से है, जो कानून के रूप में प्रकट की गई है। भारत में कार्यपालिका का जो स्वरूप है वो इस प्रकार पाया जाता है कि नाम मात्र की राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति, वास्तविक तथा राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, और नंबर 3 प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका से तात्पर्य नौकरशाही वर्ग यानी कि कर्मचारी वर्ग से है। प्रत्येक प्रशासनिक संगठन, चाहे वह निजी हो अथवा सार्वजनिक, उसका आकार एक पिरामिड की तरह होता है। पिरामिड से तात्पर्य है कि जो है नीचे चौड़ा और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो वो जो है सकरात होता चला जाता है और अंततः एक बिंदु के रूप में स्थापित हो जाता है। यानी कि केंद्रीय स्तर से लेकर के नीचे तक उसका विस्तार जो है अधिक होता है। केंद्रीय स्तर पर वो सीमित होता है, यानी कि संख्या बल कम होता है, और नीचे संख्या बल अधिक होता है। संगठन का आधार नीचे विस्तृत और ऊपर की ओर क्रमशः छोटा होता रहता है तथा अंत में ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते एक बिंदु मात्र रह जाता है, जिसे हम
शीर्ष या शिखर कहते हैं। यह शिखर या शीर्ष ही वह स्थान है जहां मुख्य कार्यपालिका विराजमान होती है या विराजती है। कार्यपालिका वह यंत्र है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा को, जिसकी अभिव्यक्ति व्यवस्थापिका के द्वारा होती है, कार्यान्वित किया जाता है। यानी कि व्यवस्थापिका के द्वारा अभिव्यक्त राज्य की इच्छा को कार्यान्वित करने वाली संस्था कार्यपालिका कहलाती है। अर्थात कार्यपालिका वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का प्रशासन तंत्र घूमता है। व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो कार्यपालिका के अंतर्गत प्रशासन में कार्यरत समस्त अधिकारी वर्ग सम्मिलित होता है। अब बात करते हैं मुख्य कार्यपालिका की। तो मुख्य कार्यपालिका से हमारा तात्पर्य यह है कि जो शीर्ष पर विद्यमान है, जो शिखर पर विद्यमान है, अर्थात उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्यक्ष होता है। मुख्य कार्यपालिका प्रशासनिक ढांचे का शीर्ष है, प्रशासनिक ढांचे का शीर्ष है। जैसा कि हम बता रहे थे कि प्रशासनिक ढांचा एक इसकी तरह होता है, एक पिरामिड की तरह। पिरामिड जो स्तूप जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि मिस्र के पिरामिड हैं, तो उनकी आकृति कैसी है कि नीचे उनका फैलाव ज्यादा है और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते और वो एक बिंदु के रूप में स्थापित होती है, ऊपर देखते हैं तो उस तरह पिरामिड की तरह होता है। यानी कि उच्च स्तर पर अधिकारियों का या कार्यपालिका का विस्तार कम होता है और निम्न स्तर पर आते आते उसका विस्तार अधिक होता है। जैसे कि कोई भी संस्था या संगठन में एक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है और फिर उसके नीचे का मंत्रालय कर्मचारियों तक एक विस्तृत रूप में कार्मिकों की संख्या पाई जाती है। शासन में लगभग प्रत्येक स्तर पर एक मुख्य कार्यपालिका पाई जाती है। जैसे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर भारत का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद संघ की मुख्य कार्यपालिका है, तो राज्य स्तर पर राज्यपाल यह है मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। इसी प्रकार स्थानीय स्तर पर यदि हम आते हैं, स्थानीय स्तर पर देखते हैं तो स्थानीय शासन व्यवस्था का अध्यक्ष या सभापति, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख इत्यादि जो लोग हैं वो मुख्य कार्यपालिका के रूप में आते हैं। ये सभी अपने अपने क्षेत्र में मुख्य कार्यपालिका का कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद वास्तविक रूप में मुख्य कार्यपालिका है, तो राज्यों में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद मुख्य कार्यपालिका है। प्रशासनिक मशीनरी में हम देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर यानी कि जिला स्तर पर, जिलों में जिला कलेक्टर मुख्य कार्यपालिका है। ऐसे ही विश्वविद्यालयों के अंतर्गत देखते हैं तो विश्वविद्यालयों में कुलपति जो होता है तो कुलपति मुख्य कार्यपालिका है। कॉलेज के अंतर्गत देखते हैं, महाविद्यालय के अंतर्गत देखते हैं, चाहे वो स्नातक महाविद्यालय है या स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, तो महाविद्यालय में प्राचार्य होता है, सबसे ऊपर प्रिंसिपल होता है, तो प्राचार्य मुख्य कार्यपालिका हुई। ऐसे ही स्कूल के अंतर्गत देखा जाए तो जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्राचार्य है, उसका मुख्य कार्यपालिका हो गया। या फिर हम शासनिक मशीनरी के अंतर्गत देखते हैं राज्य स्तर पर, जैसे कि राज्य का मुख्य सचिव मुख्य कार्यपालिका हो गया। विभिन्न विभागों के सचिव उस विभागीय स्तर पर या उस संगठन स्तर पर जो है मुख्य कार्यपालिका हो जाते हैं, होते हैं। ऐसे ही केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय प्रधान सचिव जो है वो मुख्य कार्यपालिका होता है। तो यह स्थिति केवल सरकारी प्रशासनिक संगठनों में ही नहीं पाई जाती, बल्कि निजी संगठनों में
भी पाई जाती है। निजी संगठनों में किसी भी प्राइवेट संस्था या संगठन का मुख्य प्रबंधक, महाप्रबंधक या उसका संचालक जो शीर्ष पद पर विद्यमान है या शीर्ष पद पर बैठा हुआ है, वह उस संगठन की मुख्य कार्यपालिका है। इस संदर्भ में फेलिक्स नीग्रो कहते हैं कि लोक प्रशासन में सरकार की कार्यपालिका शाखा एवं कार्यपालिका शाखा एक वास्तविक रूप में दिखाई देने वाला रूप है और इसका मुखिया मुख्य कार्यपालिका कहलाता है। इस प्रकार मुख्य कार्यपालिका से आशय उस व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय से है जो देश के प्रशासनिक तंत्र के शीर्ष पर पदासीन होता है। किसी भी देश की मुख्य कार्यपालिका को अपने दायित्वों की पूर्ति हेतु सत्ता दो स्रोतों से प्राप्त होती है। एक तो संविधान द्वारा यानी कि बाई कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दूसरा विधायिका द्वारा यानी कि लेजिस्लेचर द्वारा, व्यवस्थापिका द्वारा। मुख्य कार्यपालिका के विभिन्न प्रकार या रूप जो है दिखाई देते हैं, जैसे कि संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षीय कार्यपालिका, एकल या बहुल कार्यपालिका, निर्वाचित एवं पैतृक कार्यपालिका। यानी कि विश्व में अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं, तो उसी प्रकार विश्व में कार्यपालिकाओं के अनेक रूप हमें जो है दिखाई देते हैं। लेकिन यहां हम कुछ जो सभी का एक संयोजित रूप से यदि देखा जाए तो कुल मिलाकर के उनका एक निष्कर्ष निकल के आता है कि जैसे संसदात्मक व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, एकल या बहुल कार्यपालिका, निर्वाचित या पैतृक कार्यपालिका के रूप में ये जो है मुख्य रूप से निकल के आते हैं। संसदीय कार्यपालिका जिसमें क्या है, तो इसमें वास्तविक और औपचारिक कार्यपालिका दोनों पाई जाती है। जैसे नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में जैसे हम भारत की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण हो गया। जापान की बात करें तो जापान में सम्राट हो गया। ऐसे ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में सम्राट या वहां की महारानी जो है वहां की नाम मात्र की कार्यपालिका हो गया। वास्तविक कार्यपालिका के रूप में देखें तो हम भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, राज्यों के अंतर्गत देखें तो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद हो जाता है। ऐसे ही जापान के अंदर हम चले जाएं तो जापान का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो है वास्तविक कार्यपालिका। ब्रिटेन के अंदर भी जो है देखा जाए तो ब्रिटेन में भी वहां का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो है वास्तविक कार्यपालिका है। वास्तविक कार्यपालिका का जो स्वरूप कैसा पाया जाता है, कैसे दोहरा स्वरूप पाया जाता है, नाम मात्र और कार्यपालिका का स्वरूप कैसा पाया जाता है संसदीय व्यवस्था कार्यपालिका में दोहरा, यानी कि नाम मात्र और वास्तविक। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध भी यहां दिखाई देता है हमें। इसके अलावा सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना संसदात्मक कार्यपालिका में या संसदीय कार्यपालिका के अंतर्गत दिखाई देती है। कार्यपालिका के कार्यकाल में यहां अनिश्चितता भी पाई जाती है, यानी कि कार्यकाल निश्चित नहीं होता। निश्चित तो संविधान के अनुसार निश्चित तो होता है, लेकिन उसका अनिश्चितता इसलिए बनी रहती है कि वो अस्थायी होती है और कब केवल 5 वर्ष के लिए, जैसे कि हम चुन करके भेजते हैं सांसदों को या विधानसभा में विधायकों को चुन करके भेजते हैं और अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर जो है वो सरकार गिर जाती है, तो जो है मध्यावधि चुनाव भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए वो पूरा कार्यकाल नहीं कर पाती। कई बार हमने देखा है कि जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब पहली बार 13 दिन ही रही, तो दूसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनकी सरकार 13 महीने चली। तीसरी बार में उन्होंने हालांकि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। ऐसे ही चौधरी चरण सिंह की सरकार है, चौधरी देवीलाल सरकार, या फिर अनेक सरकारें हमने के हम उदाहरण ले सकते हैं जब मध्यावधि चुनाव जो है देश को देखने पड़े, या स्टेटों में भी कई बार इस तरह की स्थिति पाई जाती है। संसदीय कार्यपालिका के अंतर्गत मंत्री एवं प्रधानमंत्री संसद के सदस्य होते हैं। संसदीय कार्यपालिका के उदाहरण के रूप में जैसे कि भारत है, ब्रिटेन है, जापान हम ले सकते हैं। ब्रिटेन में समस्त शक्तियों का स्रोत जो है सम्राट या साम्राज्यगिरी होता है, लेकिन वास्तविक रूप में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री करता है। जो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है वह है वास्तविक कार्यपालिका है। ब्रिटेन में सम्राट या साम्राज्य की वही भूमिका है जो
भूमिका मानव शरीर पर आभूषणों की होती है, यानी कि केवल दिखावे एक चीज होती है, बाहरी आवरण से दिखाई देता है कि हाँ इसके पास कुछ है, लेकिन वास्तविक रूप से कार्य कोई और ही करता है। तो वहां महारानी या सम्राट मुख्य कार्यपालिका का केवल प्रतीक मात्र होता है। वास्तविक या मुख्य कार्यपालिका मंत्रिमंडल है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में औपचारिक या नाम मात्र की मुख्य कार्यपालिका के रूप में हम राष्ट्रपति को देख सकते हैं, या स्टेट के अंतर्गत जो है देखते हैं तो राज्यपाल को देख सकते हैं, गवर्नर को। और वास्तविक या मुख्य कार्यपालिका मंत्रिमंडल, जिसका प्रमुख कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत में संघीय तथा राज्य दोनों ही स्तरों पर संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है, अब बात करते हैं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका या अध्यक्षीय कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जहां अध्यक्षीय शासन प्रणाली पाई जाती है, जैसे कि अमेरिका का हम उदाहरण ले सकते हैं। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, क्योंकि वहां के शासन का अध्यक्ष वहां का राष्ट्रपति होता है। तो वह ऐसी व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण पाया जाता है, यानी कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों अलग अलग में मौजूद होते हैं। कार्यपालिका का कार्यकाल जो है निश्चित होता है। कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है, जैसे कि वहां के राष्ट्रपति का चुनाव होता है एक निश्चित टेन्योर के लिए, निश्चित जैसे कि 4 वर्ष के लिए होता है, निश्चित कार्यकाल के लिए। टेन्योर का मतलब हिंदी में कार्यकाल होता है, कार्यअवधि। और उसके बाद शक्ति पृथक्करण एवं नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी अध्यक्षीय कार्यपालिका के अंतर्गत जो है पाया जाता है। किचन कैबिनेट की स्थिति, यानी कि किचन कैबिनेट से तात्पर्य है कि जो शासन का जो अध्यक्ष होता है वो कुछ अपने निकट 4 या 5 मंत्रियों की एक कमेटी बना सकता है, और वो उस अध्यक्ष के निर्णय में जो है भागीदार होते हैं, उन्हीं से सलाह करता है। तो किचन कैबिनेट की स्थिति जैसा कि अमेरिका में पाई जाती है। अमेरिकी शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का उदाहरण है। वहां राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का सर्वेसर्वा है। अमेरिकी संविधान के अनुसार संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को सौंपी गई हैं। उन समस्त शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं करता है। अमेरिका में ब्रिटेन की भांति दोहरी कार्यपालिका नहीं होकर एकल कार्यपालिका है। तो एकल कार्यपालिका का भी एक तरह से हम देखा जाए तो अमेरिका एक श्रेष्ठ उदाहरण मान सकते हैं, जिसकी हम आगे बात करेंगे, जिसका प्रधान वहां का राष्ट्रपति है। एकल कार्यपालिका उसको अमेरिका की कार्यपालिका को इसलिए कहते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति ही सब कुछ है। जो भी डिसीजन होते हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, वो सब जो है अकेला राष्ट्रपति करता है। जैसे भारत की तरह नहीं है कि भारत में जो है मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री सभी का सामूहिक रूप से जो है डिसीजन लिया जाता है, या जो है सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। ऐसा वहां नहीं है, वहां राष्ट्रपति ही सब कुछ है, जिसका निर्वाचन 4 साल के लिए होता है। कार्यकाल अवधि समाप्ति से पूर्व उन्हें जो है महाभियोग के प्रक्रिया के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। लेकिन अमेरिका में महाभियोग की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि महाभियोग के प्रोसेस में एक लंबा समय लग जाता है, और जब तक उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है। तो 4 वर्ष की अवधि से पूर्व राष्ट्रपति को पद से पदच्युत किया ही नहीं जा सकता। अभी तक जो है कई बार इस तरह की प्रक्रिया आई। अभी जो है जो डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध भी जो है अंतिम समय में महाभियोग लाया गया, लेकिन वो भी जो है नहीं लागू हुआ। एकल कार्यपालिका से तात्पर्य कार्यपालिका के ऐसे संगठन से है जिसके अंतर्गत निर्णयात्मक और अंतिम रूप में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती हैं। इसमें शासन प्रबंध की सुविधा के लिए कार्यपालिका शक्तियों का विभाजन तो किया जाता है, यानी कि शासन प्रबंध की सुविधा के लिए कार्यपालिका शक्तियों का विभाजन तो कर दिया जाता है, लेकिन अंतिम रूप से संपूर्ण शासन व्यवस्था के लिए कोई एक व्यक्ति ही जिम्मेदार या उत्तरदायी होता है। जैसे कि एकल कार्यपालिका के रूप में मैं पहले बता रहा था आपको कि जो है अमेरिका का राष्ट्रपति, तो अकेला अमेरिकी राष्ट्रपति जो है उत्तरदायी होगा। वर्तमान में
फिर से मैं उसको रिपीट कर देता हूं कि वर्तमान में यूएसए का अर्थात अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अब बात करते हैं हम बहुल कार्यपालिका। तो बहुल कार्यपालिका का जहन में आते ही सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है स्विट्जरलैंड की तरफ, लेकिन हम बात करते हैं भारत की या जापान की या ब्रिटेन की, तो यहां भी कुछ हद तक हमें बहुल कार्यपालिका के लक्षण दिखाई देते हैं। बहुल कार्यपालिका के लक्षण दिखाई, बहु कार्यपालिका से तात्पर्य जिसमें एक व्यक्ति का डिसीजन न होकर के सामूहिक डिसीजन की भावना दिखाई देती हो। अब भारत में भी जैसे कि मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री मिलकर के जो है डिसीजन करते हैं, निर्णय करते हैं, ऐसे ही ब्रिटेन के अंतर्गत होता है। तो जो है क्योंकि ब्रिटेन के अंतर्गत क्योंकि हमने ब्रिटेन से ही हमारे संसदीय शासन व्यवस्था को एडॉप्ट किया है, अपनाया है। जापान में भी इस तरह की स्थिति दिखाई देती है, लेकिन एक श्रेष्ठतम रूप में यदि देखा जाए तो बहुल कार्यपालिका का जो उदाहरण है हमें स्विट्जरलैंड नजर आता है। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है, यानी कि बहुल कार्यपालिका से तात्पर्य ऐसी कार्यपालिका से जिसके अंतर्गत कार्यपालिका शक्तियां अंतिम रूप से किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं होकर के व्यक्तियों के एक समुदाय या समूह में निहित होती है। प्राचीन काल में एथेंस और स्पार्टा, प्राचीन काल में एथेंस और स्पार्टा में बहुल कार्यपालिका पाई जाती थी। वर्तमान में स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका मौजूद है, जहां कार्यपालिका 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद में निवास करती है। 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद में निवास करती है, जिसे बुंदेसराट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुंदेसराट, यानी कि बुंदेसराट या संघीय परिषद से कहा जाता है। और यह मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, ये 7 सदस्यों की जो मंत्रिपरिषद है, ये सामूहिक रूप से राज्य की कार्यपालिका प्रधान के रूप में कार्य करती है। यानी कि कोई इसमें उच्च नहीं होता, सब लगभग बराबर होते हैं। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका में संसदीय एवं अध्यक्षीय दोनों ही प्रणालियों के गुण दिखाई देते हैं या पाए जाते हैं। अध्यक्षीय कार्यपालिका की भांति यह स्थायी भी है, तो संसदीय व्यवस्था की भांति वहां उत्तरदायित्व का गुण भी विद्यमान है। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका में कुल 7 सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन वहां की संघीय परिषद द्वारा किया जाता है। ये सदस्य विधायिका में से चुने जाते हैं, इसलिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं, किंतु इन्हें एक निश्चित अवधि से पूर्व हटाया नहीं जा सकता। इस बहुसदस्यीय निकाय का कोई प्रधानमंत्री नहीं होता। केवल सुविधा के लिए सुविधा किसकी? शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने की सुविधा के लिए किसी एक सदस्य को राष्ट्रपति तथा एक को उपराष्ट्रपति चुना जाता है, यानी कि एक एक वर्ष के लिए। ऐसा नहीं है कि जो है उसको एक बार चुन लिया और वो 4 साल तक रहेगा, या एक एक वर्ष के लिए उन 7 सदस्यों में से जैसे एक को जो है प्रधान चुन लिया और एक को जो है उप प्रधान चुन लिया, तो इस तरह से एक वर्ष के लिए चुना जाता है। फिर अगले वर्ष जो है फिर से जो है दूसरे को मौका दिया जाता है। तो इस तरह से ये व्यवस्था चलती रहती है। अब बात करते हैं पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका की। तो पैतृक से जैसा कि तात्पर्य है पैतृक, तो पैतृक से मतलब जो वंशानुगत हो, यानी कि जैसे कि प्राचीन समय में राज परिवार में चलता आ रहा था कि राजा का बेटा या उसका जो है वो ये उत्तराधिकारी होता था। जैसे राजा का यदि बेटा है या उसका मान लो कोई बेटा नहीं है, तो उसने जिसको दत्तक पुत्र बना लिया वो उत्तराधिकारी होता था, या उसका कोई भी जो है वारिस जो है वो उत्तराधिकारी हुआ करता था, उसी को फिर राजा बना लिया जाता था। तो पैतृक व्यवस्था के अंतर्गत जैसे कि ब्रिटेन, जापान, स्विट्जरलैंड आदि में जो है राष्ट्रपति का पद वंशानुगत है। राष्ट्रपति मतलब वहां जैसे कई सम्राट है, क्या है, अलग अलग पदों से जाना जाता है, तो वो वंशानुगत होता है। अर्थात राज्य अध्यक्ष की मृत्यु के पश्चात उनकी संतान या उनके किसी नजदीकी संबंधी को, रिलेशनशिप को जो है राज्य अध्यक्ष बनाया जाता है। दूसरी ओर भारत, फ्रांस, अमेरिका, इटली जैसे देशों में राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है, निर्वाचित होता है राष्ट्रपति।
इसलिए ये निर्वाचित कार्यपालिका का उदाहरण हो गया। तो जिन लोकतांत्रिक देशों में राज्य अध्यक्ष का पद पैतृक है, वहां राज्य अध्यक्ष को कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां नहीं दी गई हैं। अब आज हम जो है इतना ही अध्ययन करेंगे, बाकी का कल जो है करेंगे कि मुख्य कार्यपालिका कौन कौन से कार्य करती है, कि राजनीतिक कार्य और प्रशासनिक कार्य, यानी कि मुख्य कार्यपालिका के कार्यों को हम दो भागों में बांटते हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य। तो इनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे।